नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। मैं सत्यार सर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अब ज्ञान सागर के इस प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन तैयारी के साथ में आपको मौका मिल रहा है अच्छे से अपने एग्जाम के कंटेंट को तैयार करने का। और इसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र को। तो ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग संपूर्ण गंगा नदी तंत्र को आपका जो पूरा सिस्टम रिवर सिस्टम है इसको पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत में क्या होगा कि हम लोगों को ये समझना होगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाती हैं, इन सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो अभी जो गंगा नदी तंत्र है ये आपके जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे आपका वो एसएससी का पैटर्न हो, चाहे आपका सिविल का पैटर्न हो, किसी भी पैटर्न पे आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चालू करते हैं क्लास को। और ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, जरूर पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिएगा यहाँ पे बात हो रही है किसके, हम लोग आपकी गंगा नदी की बात कर रहे हैं। गंगा नदी की अगर बात हो रही है तो गंगा नदी देखा जाए तो ये आपकी भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। और ये सबसे प्रमुख नदी भी कह सकते हैं। 2525 किलोमीटर लंबी यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लेंथ की बात करते तो 25 किलोमीटर की है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है किसके मामले में, प्रवाह के मामले में। ठीक है, तो ये भारत से उत्पन्न होकर आपके ऐसा अगर ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र भारत से होकर बहती है, लंबाई के मामले में इससे ज्यादा बड़ी है। लेकिन पूर्णतः भारत की अगर नदी जो भारत में उत्पन्न होकर आगे जाती है और बांग्लादेश में समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में सबसे बड़ी नदी हमारी आपकी कौन सी होती है, गंगा नदी, 2525 किलोमीटर की। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, भारत की सबसे लंबी नदी। गंगा नदी की अगर बात करते हैं तो ये हमारे आपके ऐसे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, उपजाऊ है। अब ये जो उत्तर भारत का मैदान है, उपजाऊपन की वजह से आपका जो अगल बगल के क्षेत्र होते हैं उनकी अपेक्षा अपनी प्रमुखता अलग रखता है, ज्यादा रखता है। यहाँ पर भारत की लगभग 40% आबादी इस गंगा नदी की घाटी के क्षेत्र में रहती है। ऐसे में यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे आपके मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, जो हमारे यहाँ के सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों की अगर बात करते हैं तो इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, क्योंकि गंगा नदी बहुत ही आज की उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र रखती है। नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल होगी, उसकी वजह से इसका उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है। अगर बात कर रहे हैं किसकी, गंगा नदी की, गंगा नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी समझिएगा। यहाँ पर गंगा नदी है, इसको भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, ये भारत की क्या है, राष्ट्रीय नदी है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और गंगा में पाई जाने वाली जो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन जिसे हम लोग सूस डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं, ये जो गंगा डॉल्फिन है इसे 2009 की बात करते हैं, 2009 में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। तो गंगा हर मामले में क्या है, यहाँ पर हमारे लिए खास हो जाती है। राष्ट्रीय जलीय जीव कह लीजिएगा, राष्ट्रीय आपके नदी कह लीजिएगा, हर मामले में गंगा क्या है, खास है। अब यहाँ पर क्या होता है, गंगा गंगा में आपको पता है इसके पानी में आपके कीड़े नहीं पड़ते। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका एक वायरस होता है, ऐसा मानना है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, कौन सा, बैक्टीरियोफेज नामक यहाँ पर क्या होता है, आपका वायरस होता है। और इसकी वजह से ऐसा मानते हैं कि इसमें जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आपके लिए नहीं पनप पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका पानी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं आप, खराब नहीं होगा। अब अगर बात करें किसकी, गंगा नदी की, गंगा नदी भारत के लिए एक कल्चरल मामले में ले लीजिए, इकोनॉमिकल मामले में लीजिए, हर मामले में आपका एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, गंगा नदी के लिए आपका उसको प्रिजर्व करना, उसके उस इकोसिस्टम को बनाए रखना, ये हमारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो ऐसे केस में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे मिशन चालू किया गया था। भारत सरकार ने चालू किया किसको, नमामि गंगे मिशन को। ये नमामि गंगे मिशन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और ये चालू हुआ था 2014 में। ये चालू हुआ आपका 2014 में। इसके अलावा अगर ये जो नमामि गंगे मिशन है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आपका गंगा एक्शन प्लान ये भी आता है। ये गंगा एक्शन प्लान होता है, इसको चालू किया जाता है आपका 1985 में, 1985 में। गंगा एक्शन प्लान 1985 में होगा। राष्ट्रीय नमामि गंगे मिशन होगा 2014 में होगा। और आपका स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, ठीक है, स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 अगस्त 2011 को होती है। ये स्वच्छ गंगा प्राधिकरण है।
ये स्वच्छ गंगा प्राधिकरण की स्थापना आपका सोसाइटी पंजीयन एक्ट 1860 के अंतर्गत में होती है और ये आपकी एक ऐसी कार्यकारी संस्था है जो गंगा के लिए आपके स्वच्छता के लिए कार्य करती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट्स है गंगा नदी के बारे में पढ़ने के लिए। ये एक राष्ट्रीय नदी है जिसे गंगा डॉल और इसमें पाया जाना जो गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इसके लिए स्वच्छता के लिए आपका नमामि गंगे मिशन, गंगा एक्शन प्लान और स्वच्छ गंगा प्राधिकरण ऐसे आपके जो आपके कार्य हैं वो चल रहे हैं। गंगा नदी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, गंगा और यमुना नदी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित इकाई का दर्जा दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपका गंगा और यमुना नदी, ये दो नदियां थी, इनसे जुड़ा हुआ कि किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। अभी हालांकि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी कि केवल उत्तराखंड राज्य की जिम्मेदारी नहीं हो सकती क्योंकि गंगा कई राज्यों में होकर बहती है। तो ये हमारा आपका गंगा के बारे में कुछ बेसिक से आपका पॉइंट्स है, देखते हैं हम। अगर गंगा की बात करते हैं तो गंगा नदी कैसे क्या बनती है। देखिएगा, गंगा नदी को सबको पता है कि जो गंगा नदी है केवल एक ऐसी नदी नहीं कि केवल एक मेन मेन ब्रांच के रूप में निकल रही है। इसमें से क्या होता है कि कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, कई सारी नदियों के मिलने के बाद गंगा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा कैसे निर्मित होती है। तो यहाँ पर जो हमारी आपकी कौन सी गंगा नदी है, उत्तराखंड में यहाँ पर आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। ये कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है, जो गोमुख नामक आपके गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से एक नदी निकलती है। इसको हम लोग बुलाते हैं आपकी कौन सी, भागीरथी नदी। ये नदी कौन सी है, भागीरथी नदी है। गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। पहले पर हमारा सियाचिन होता है और ये हमारा आपका सेकंड लार्जेस्ट कोई है तो कौन सा है आपका, ये गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी, भागीरथी, जिसकी ट्रिब्यूटरी से आपकी केदार गंगा, जाह्नवी, श्याम गंगा, असी गंगा और इलांगना। ये आप किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, भागीरथी नदी की। भागीरथी और भिलांगना ये जहां मिलती हैं उसके नीचे संगम पर यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना है। ठीक है, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बना है, लगभग 261 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये भारत का कौन सा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, भागीरथी और भिलांगना के नीचे बनता है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भागीरथी नदी, भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम क्या है आपका, अलकनंदा। भागीरथी नदी में एक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, यहाँ पर आपके बद्रीनाथ के पास में एक ग्लेशियर है जिसे संतोपंत या संतोपंत ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। यहाँ से निकलने वाली विष्णु गंगा मिलती है, विष्णु गंगा नदी में एक नदी मिलती है आपकी कहाँ पर, धौली गंगा नदी मिलती है। और विष्णु गंगा धौली गंगा ये आपस में जहाँ पे मिलती हैं उस स्थान को जाना जाता है किसके नाम से, विष्णु प्रयाग के नाम से। एक्चुअल में जो प्रयाग शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होता है कि जहाँ पर दो या अधिक नदियां मिलती हैं वो आपका प्रयाग होता है। तो यहाँ पर विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जो आपके नंदा देवी पर्वत के निकट से आपके निकलती है। यहाँ से आपकी ये मिलती है किसमें, आपकी अलकनंदा में, और ये मिलेगी कहाँ पर आपका, नंद प्रयाग में। ये मिलती है नंद प्रयाग में। उसके बाद में आपका कौन सा है, पिंडार। ठीक है, तो ये पिंडार जो होगी ये आपकी कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपके कर्णप्रयाग में। और मंदाकिनी है ये कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी जो चोराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है एक आपका केदारनाथ के पास में, वहां से निकलती है। तो यहाँ पर आपके क्या हुआ कि ये नदियां विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में मिलती हैं किससे, अलकनंदा से। और उसके बाद में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर। ये आपकी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर। जहां पर ये नदियां आपस में मिलती हैं वो सारे स्थल किस नाम से जाने जा रहे हैं, प्रयाग नाम से जा रहे हैं। तो हमारे पास में विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव, ये क्या है, 5 प्रयाग हैं। और इन्हीं पांचों प्रयागों को ही जाना जाता है किस नाम से, पंच प्रयाग नाम से। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयाग में शामिल है या नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, पंच प्रयाग हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग नीचे आते हैं तो देवप्रयाग के बाद में क्या होता है, इसमें जो नई नदी बनती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद में जो नई नदी बनी, इस नदी को ही किस नाम से जाना गया आपका,
गंगा नदी के नाम से जाना गया है। तो गंगा केवल एक ऐसी धारा नहीं है जो केवल एक नदी के रूप में निकलती है, एक कई सारी नदियों का एक पूरा तंत्र है, जिसके मिलने के बाद बनने वाली नदी क्या कहलाती है? आपकी गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी में उसके बाद में चंद्रभागा और ये नायर, ये दो अन्य नदियां मिलती हैं, चंद्रभागा नदी और नायर नदी। अब देखिए चंद्रभागा महाराष्ट्र में भी होती है, चंद्रभागा नदियों के मिलने से हमारे आपके राम नदी का निर्माण होता है। तो ऐसे कई सारे सिस्टम बनते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपकी एक चंद्रभागा नदी आपको मिलेगी। यहाँ पर चंद्रभागा, नायर, ये किसकी सहायक नदियां? गंगा की सहायक नदियां हैं। और इसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ जाती है और कहाँ पहुंच जाती है? आपके हरिद्वार। कहाँ से? हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, प्लेन्स में आती है, और उसके ऊपर गंगा का यह पूरा पूरा तंत्र पर्वतीय क्षेत्र का है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो इसके बाद क्या होता है? आपका गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र देखिएगा। गंगा नदी क्या करती है? प्रारंभ में गंगा नदी यहाँ पर देवप्रयाग में मिली, हरिद्वार से इसने क्या किया? मैदानी भागों में प्रवेश किया। हरिद्वार पर क्या होता है कि हरिद्वार से गंगा नदी पर क्या होता है? आपका अपर गंगा कैनाल, यानी यहाँ पर आपकी ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया है। हरिद्वार से एक नहर निकाली गई है जिसको बुलाता है आपका ऊपरी गंगा नहर। हरिद्वार के बाद में गंगा नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की सीमा का निर्माण करते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जहां पर अंत में कहा चली जाती है? आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उत्तराखंड के बाद में जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ये कहाँ प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है आपके यूपी में। यूपी में इसका सर्वाधिक प्रवाह है। गंगा नदी का अगर हमसे पूछे सर्वाधिक प्रवाह किस राज्य में है, तो गंगा नदी का सर्वाधिक प्रवाह कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर जाती है। गंगा नदी 28 जिलों से होकर जाएगी। यूपी में एक जिला पड़ता है आपका बिजनौर। बिजनौर जिले से गंगा नदी यूपी की सीमा में प्रवेश करती है और यूपी के सबसे पूर्वी जिले बलिया से क्या होती है? बाहर हो जाती है। तो बिजनौर और बलिया दो जिले रखने हैं याद आपको। बिजनौर से प्रवेश करेगी, बलिया से क्या हो जाएगी? आपकी ये बाहर हो जाएगी। बिजनौर पर ही क्या किया गया है? इस गंगा नदी पर एक और नहर का निर्माण किया गया है और इसको आपका बोला जाता है मध्य गंगा नहर। ये क्या आपका? मध्य गंगा नहर होगी। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका एक शहर पड़ता है। इस शहर को जाना जाता है किसके नाम से? ये शहर आपका बुलंदशहर। ठीक है, बिजनौर के आगे जाइएगा एक शहर मिलेगा आपको बुलंदशहर। बुलंदशहर से क्या होता है? यहाँ पर एक नहर बनती है, ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, और अब हमारे लिए कौन सी हो जाएगी? निचली गंगा नहर, लोअर गंगा कैनाल। ठीक है, तो ये तीन नहरें हैं जो आपकी प्रमुख आपकी जो किससे निकालेगी? गंगा नदी से। अपर गंगा कैनाल हरिद्वार से, मिडिल बिजनौर से, और लोअर आपकी बुलंदशहर से। इसके बाद में आते हैं तो इस गंगा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। शहर का नाम क्या है? आपका कानपुर। कानपुर गंगा के किनारे बसे सबसे प्रमुख शहरों में से एक है और ये सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी है जो गंगा के किनारे आपका सबसे बड़ा बसा औद्योगिक नगर है कानपुर। और कानपुर से आता है आपका अगला शहर कौन सा? प्रयागराज। कानपुर से प्रयागराज के बीच में, कानपुर से प्रयागराज के बीच में जो गंगा नदी है वो सर्वाधिक प्रदूषित है। याद रखिएगा गंगा नदी का जो सर्वाधिक प्रदूषण है, ठीक है, गंगा का सर्वाधिक प्रदूषण कानपुर से प्रयागराज के बीच में है। अब यहाँ पर क्या होता है कि गंगा नदी के लिए प्रदूषण की यह कंडीशन हो गई है कि यहाँ पर आपके जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन इन डिमांड बीओडी, सीओडी एंड डीओ जो ऑक्सीजन की कंडीशंस होती हैं ये बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं। तो जलीय जीवों के लिए या घुलनशील ऑक्सीजन की जो भी मात्रा वगैरह होती है इसमें प्रभाव पड़ रहा है। इसी के लिए क्या हुआ था? आपका एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है? गंगा में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट के निपटान पर रोक लगा के रखी हुई है। अपशिष्ट का निपटान मतलब गंगा नदी में आपका आप किसी भी प्रदूषण कारक चीज या आपका किसी भी ऐसी चीज को आप नहीं डाल सकते जो गंगा को हानिकारक गंगा के लिए हानिकारक हो या गंगा को नुकसान पहुंचाए। तो अपशिष्ट नुकसान पर रोक इसके द्वारा लगा दी गई है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक निकाय जिसकी स्थापना 2010 में होती है। यहाँ पर अब बात करते हैं प्रयागराज से।
अब प्रयागराज से क्या होता है, प्रयागराज से आप आगे बढ़िएगा तो प्रयागराज से पश्चिम बंगाल में एक आपका प्लेस है आपका हल्दिया, पश्चिम बंगाल का हल्दिया। तो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य यहां पर गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। यहाँ पर क्या है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। और इस पर क्या हुआ, नेशनल वाटरवे 1 पर, यह हमारा आपका ट्रांसपोर्ट का हमारा आपका सबसे बड़ा ऐसा इंटर स्टेट या आपका बोल सकते हैं एक ऐसा तंत्र है जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। यूरोपीय देशों की बात करते हैं तो यूरोप में हमारी आपकी जो नहरों का प्रयोग बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के मामले में किया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं इंडियन जो भी हमारा स्ट्रक्चर है रिवर्स का, तो उसमें नदियों में जो गाद की मात्रा, सिल्ट की मात्रा जो होती है, या उसके अलावा पानी की उपलब्धता, इन सारी चीजों पे या प्रबंधन का अभाव, इन सब चीजों से उतना ज्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सवाल नहीं होता है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत का, और ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। गंगा नदी बिहार झारखंड से होते हुए इंटर करती है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपका जिला पड़ता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में क्या होता है, यहाँ से आपका एक इसकी ट्रिब्यूटरी अलग होती है, एक वितरिका अलग होती है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है, एक वितरिका अलग होती है। नदियों के तंत्र में 2 प्रकार की नदियां होती हैं, एक जो सहायक नदियां, यानी कोई नदी अपना पानी लाकर जब किसी नदी में मिला देती है वो सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। और जब किसी नदी की मुख्य शाखा से कोई एक अलग नदी निकलती है उसे हम लोग वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो यहाँ पर गंगा की एक वितरिका अलग होती है और इस वितरिका का नाम है हुगली नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी निकल रही है, आपकी हुगली नदी। यहाँ पर आपका इसी जहाँ से अलग होती है आपकी वो फरक्का नामक स्थान है, यहीं पर आपका फरक्का बैराज बनाया गया है। कौन सी नदी निकलती है, हुगली नदी। इसी हुगली की एक सहायक नदी है, हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसे किसके नाम से जाना जाता है, दामोदर नदी के नाम से। आप सबको पता है ये कहाँ का है, बंगाल का सूप। प्रारंभिक समय पर दामोदर नदी पर योजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये बनती है कब, आपके 1948 में। ये देश के आजाद होने के बाद में इसका उद्घाटन होता है 1948 में। पीएम जवाहरलाल नेहरू इसको आपका इनॉग्रेशन करते हैं। और ये इंडिया की फर्स्ट मल्टीपर्पज क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट होता है, देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसी बहुउद्देशीय परियोजना के उद्घाटन के समय पर ही क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पीएम थे उन्होंने इस नदी परियोजनाओं को बोला था कि ये क्या होंगे, आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दी। कब दी, 1948 में दी। इस परियोजना को उद्घाटन के समय दी, दामोदर नदी घाटी परियोजना के समय। ये बंगाल का सूख, ये दामोदर नदी घाटी जो है दामोदर नदी है, ये आपके छोटा नागपुर का पठार है जो आपका भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, मिनरल्स के मामले में रिच है, वहां से निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार के रीजन से निकलने वाली दामोदर किसकी सहायक हो गई, हुगली की सहायक हो गई। हुगली विश्वासघाती नदी के नाम से जानी जाती है और इसी के सहारे, इसी के किनारे एक शहर बसा हुआ आपका कौन सा, कलकत्ता। अंत में हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरकर समाप्त हो जाती है और इसका आपका चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो गंगा नदी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। आइए देखते हैं गंगा नदी अब कहाँ जा रही है, आपके बांग्लादेश में। तो अब इस बांग्लादेश के सेक्शन में क्या होता है, ठीक देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, गंगा नदी प्रवेश कर रही है कहाँ पर, बांग्लादेश में। गंगा का नाम बदलकर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, देखिए भारत में इसे गंगा नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में बदल के किस नाम से जानी जाती है आपकी, इसका नाम बदल के हो जाता है पद्मा। इस पद्मा नदी में क्या होता है, एक नदी आकर मिलती है और वो नदी रहती है आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए मैदानी भागों में आपके बहते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम बांग्लादेश में आके क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है।
इसका नाम हो जाता है जमुना। तो पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती हैं, जिसमें एक आपका नागालैंड मणिपुर की पहाड़ियों से आकर बहने वाली नदी आकर मिलती है बराक नदी। और यहाँ पर इसमें एक आपकी इसकी जो ब्रांच बनती है उसे हम लोग आपका मेघना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नई नदी बनती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और यही मेघना नदी या ये पूरा तंत्र अंत में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरकर समाप्त हो जाता है। और ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जब ये आपकी नदी गिरती है, मेघना नदी या गंगा यमुना, ये आपकी क्या बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। यहाँ पे क्या बनता है, सुंदरवन का डेल्टा बनता है। ये सुंदरवन का डेल्टा जाने जाते हैं अपने मैंग्रोव वनों के लिए, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे। और ये जो मैंग्रोव वन होंगे, यहाँ पर भी क्या होगा कि एक पेड़ होता है जिसको आपका जाना जाता है सुंदरी वृक्ष नाम से। तो ये आपका जो सुंदरी का वृक्ष है, ये हमारा आपका क्या है, इसी के नाम पे इसको सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। ये सुंदरवन का डेल्टा प्राकृतिक रूप से आवास है किसका, जो हमारे क्या है, बंगाल टाइगर्स है उनका। तो यहाँ पर आपके बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, जो आपके धीरे धीरे क्या हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने बंगाल टाइगर्स या भी जो बाकी अदर टाइगर्स हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए आपका प्रोजेक्ट चलाया। इसको जाना जाता है किसके नाम से, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। 1973 से चालू होता है। हालांकि ये चालू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उत्तराखंड में स्थित भारत का पहला नेशनल पार्क, जो पहले हैली नाम से जाना जाता था, अभी जाना जाता है उसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। रामगंगा नदी वहीं से प्रवाहित होती है, तो उसे रामगंगा नेशनल पार्क भी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको वो वहां से चालू होता है कैलाश शाखला के नेतृत्व में। कैलाश शाखला को बोला जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कैलाश शाखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगी, गिरकर समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी गंगा की सारी आपकी मेन पूरी दूरी या मेन जर्नी, इसमें हमने सारी आपकी नदियों के तंत्र को, जो इसके थोड़ी बहुत सहायक नदियां उनको पढ़ा। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, गंगा की सहायक नदियां आती हैं। गंगा की सहायक नदियों को हम लोग दो भागों में बढ़ते हैं, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दूसरी हमारी आपकी कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। क्लियर। तो ये हम आपका टॉपिक अगली क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आज आपको क्लास समझ में आई होगी, प्रॉपर्ली आपने देखा होगा। पढ़िएगा, नोट्स जो बनाइएगा, सेकेंड क्लास का एंजॉय करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसमें हम गंगा की समस्त सहायक नदियों को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। किस नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किसे किस नाम से जाना जाता है, तो कौन कैसे कहाँ मिलती है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।